नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं समय में पीछे, भारत की एक बहुत ही रहस्यमयी और कहना पड़ेगा काफी उन्नत सभ्यता की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हड़प्पा इसका पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए ये नाम भी प्रचलित है। और हमारे पास इसके बारे में जानने के लिए स्रोत क्या है, मतलब हम कैसे जानते हैं इनके बारे में? देखिए, हमारे पास कोई लिखी हुई हिस्ट्री तो है नहीं जिसे हम पढ़ सके, तो हम निर्भर करते हैं खुदाई में मिली चीजों पर। जैसे मोहरें हैं, ईंटें हैं, मिट्टी के बर्तन, वो जो मनके होते हैं, औजार, इमारतें और यहाँ तक के कंकाल भी। ये सब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी मुख्य जगहों से मिले हैं। अच्छा, तो आज हम इन पुरानी चीजों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनका समाज, उनकी शहर बनाने की कला, और ये सभ्यता बनी कैसे और फिर खत्म कैसे होगी। बिल्कुल। और कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परतों को खोलना। सबसे पहले बात करते हैं शायद सबसे जानी पहचानी चीज की, हड़प्पा की मोहरें। ये छोटी छोटी, ज्यादातर चौकोर, सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई। हाँ, स्टीयरटाइट कहते हैं उसे। हाँ, स्टीयरटाइट। और इन पर जानवरों के चित्र बने होते हैं, और वो लिपि जिसके बारे में आपने कहा पढ़ी नहीं जा सकी। ये दिखने में तो बड़ी आकर्षक हैं, पर इनका काम क्या था? ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी। इनका एक बहुत अहम प्रैक्टिकल इस्तेमाल था, खासकर व्यापार और लंबी दूरी के संपर्क में। व्यापार में कैसे? सोचिए, कोई सामान की बोरी है, उसे बंद किया, गांठ लगाई और उस गांठ पर गीली मिट्टी चिपकाकर ये मोहर दबा दी। इसे सीलिंग या मुद्रांकन कहते हैं। अच्छा, जैसे पुराने जमाने में चिट्ठियों पर लाख की सील लगाते थे। हाँ, कुछ वैसा ही। अगर वो मिट्टी की छाप टूटी नहीं है तो इसका मतलब था कि सामान से छेड़छाड़ नहीं हुई, और साथ ही ये भेजने वाले की पहचान भी बताती थी, एक तरह की गारंटी या पहचान। और वो लिपि, वो तो एक बड़ा राज है, करीब 375 से 400 अलग-अलग निशान। हाँ, ये वर्णमाला तो नहीं हो सकती, क्योंकि वर्णमाला में अक्षर कम होते हैं। इतने सारे चिन्ह शायद किसी शब्द या विचार को दर्शाते होंगे। और एक दिलचस्प बात यह है कि कई मोहरों पर ऐसा लगता है कि लिखावट दाईं तरफ से शुरू होकर बाईं तरफ खत्म होती है। अरे वाह, जैसे उर्दू या अरबी? जी, दाईं तरफ ज्यादा जगह और बाईं तरफ कम। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है, पर सच कहूं तो जब तक ये पढ़ी नहीं जाती ये एक रहस्य ही रहेगी। तो मतलब हम उनकी भाषा समझे बिना ही उनके छोड़े हुए सुरागों, घर, बर्तन, गहने से उनके जीवन का अंदाजा लगा रहे हैं। बिल्कुल, और पुरातत्वविदों ने इसी से काफी कुछ जाना भी है। अब जरा देखें कि ये सभ्यता कितनी पुरानी और कहां-कहां फैली थी। हाँ, ये जानना भी जरूरी है। ये बहुत बहुत पुरानी है। मोटा मोटा अंदाजा है 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। 6000 ईसा पूर्व? हाँ, इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। शुरुआती दौर, फिर वो सबसे विकसित शैली दौर जिसे परिपक्व हड़प्पा कहते हैं, लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और फिर पतन का दौर, उत्तर हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व के बाद। और इसका फैलाव कितना था? अरे, फैलाव तो बहुत ही बड़ा था। आप सोचिए, आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, और फिर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक और पूर्व में उत्तर प्रदेश तक। इतना बड़ा क्षेत्र? हाँ, बहुत बड़ा। अब तक 2000 से ज्यादा बस्तियां मिल चुकी हैं, ज्यादातर सिंधु और जो प्राचीन सरस्वती नदी थी उसके आसपास। 5 शहर बहुत बड़े माने जाते हैं। राखीगढ़ी, जो शायद सबसे बड़ा है, फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और गनबेरीवाला। चलिए इन शहरों में से एक की सैर करते हैं। मोहनजोदड़ो, सुना है ये शहर नियोजन का एक अद्भुत नमूना था। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो शायद हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी चीज है। ये योजनाबद्ध शहर। हालांकि खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था, पर मोहनजोदड़ो ज्यादा मशहूर हुआ अपनी बनावट के कारण। कैसी थी इसकी बनावट? शहर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा था। एक छोटा हिस्सा था जो पश्चिम में था और ऊंचाई पर बना था, इसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, और दूसरा हिस्सा पूर्व में था, काफी बड़ा लेकिन निचला, इसे निचला शहर कहा जाता है। ये दुर्ग ऊंचाई पर क्यों था? कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि वहां की इमारतें मिट्टी ईंटों के बहुत ऊंचे चबूतरों पर बनाई गई थीं, और ये पूरा दुर्ग एक दीवार से घिरा था जो इसे निचले शहर से अलग करता था। अच्छा, मतलब एक तरह का वीआईपी एरिया लगता है, कह सकते हैं। निचला शहर भी दीवार से घिरा था और वहां भी इमारतें चबूतरों पर ही बनी थीं।
हालांकि शायद दुर्ग जितनी ऊंची नहीं। अंदाजा लगाया गया है कि सिर्फ इन चबूतरों की नींव बनाने में ही 40 लाख मानव दिवस लगे होंगे। 40 लाख, ये तो जबरदस्त संगठन दिखाता है। बिल्कुल, इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों को जुटाना और उनसे काम करवाना, ये किसी मजबूत व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। और इस योजनाबद्ध होने का एक और सबूत शायद उनकी ईंटें हैं। सुना है सब एक ही नाप की होती थी। एकदम सही कहा। चाहे वो धूप में सुखाई गई हों या भट्टी में पकाई गई हों, उनका एक स्टैंडर्ड अनुपात था। लंबाई ऊंचाई की 4 गुना और चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी। और कमाल की बात यह है कि ऐसी ही ईंटें लगभग सभी हड़प्पा बस्तियों में मिली हैं। गजब का मानकीकरण, मतलब पूरे इतने बड़े इलाके में एक ही स्टैंडर्ड। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। और नालियों का सिस्टम, उसकी तो बहुत चर्चा होती है। वो तो लाजवाब था। हड़प्पा शहरों की सबसे खासियतों में से एक। सड़कें और गलियां लगभग एक ग्रिड पैटर्न में थीं, मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। जैसे आजकल के प्लान्ड शहर। हाँ, कुछ वैसा ही। और ऐसा लगता है कि पहले नालियों वाली गलियां बनाई गईं और फिर उनके किनारे घर बनाए गए। अच्छा, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फिर घर। लगता तो यही है। और हर घर की कम से कम एक दीवार गली से सटकर बनानी होती थी, ताकि घर का गंदा पानी बाहर सड़क की नालियों में जा सके। ये नालियां भी ढकी हुई होती थीं। ढकी हुई नालियां उस जमाने में? जी हाँ। अर्नेस्ट मैके, जिन्होंने यहाँ खुदाई की थी, उन्होंने इसे अब तक खोजी गई सबसे पूर्ण प्राचीन प्रणाली कहा था। मुख्य नालियां ईंटों की बनी थीं और ऊपर से ऐसी ईंटों से ढकी थीं जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। और घरों से पानी कैसे निकलता था? घरों की नालियां पहले एक हौदी या गड्ढे में खुलती थीं, जहां ठोस कचरा जमा हो जाता था और सिर्फ पानी आगे सड़क की नाली में बहता था। मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी इंतजाम था। कमाल है। घरों का अंदरूनी डिजाइन कैसा होता था? ज्यादातर घर आंगन के चारों ओर बने होते थे। बीच में खुला आंगन और उसके चारों तरफ कमरे। आंगन का क्या इस्तेमाल होता होगा? शायद खाना पकाने, कपड़ा बुनने या दूसरे घरेलू कामों के लिए, खासकर गर्म मौसम में। और घरों में प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता था। वो कैसे? नीचे की मंजिल पर बाहरी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थीं और मुख्य दरवाजे से अंदर आंगन या कमरों का सीधा नजारा नहीं दिखता था। अच्छा, और बाथरूम वगैरह? हर घर का अपना ईंटों का बना बाथरूम होता था, जिसकी नाली दीवार से होकर बाहर सड़क की नाली से जुड़ती थी। कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। दूसरी मंजिल भी? हाँ, लगता है कुछ घर 2 मंजिला भी थे। और कुएं, बहुत से घरों में अपने कुएं थे। कुछ कुएं तो ऐसे कमरों में थे जिनका दरवाजा बाहर गली में खुलता था, ताकि शायद राहगीर भी पानी पी सकें। अंदाजा है कि अकेले मोहनजोदाड़ो में करीब 700 कुएं रहे होंगे। 700 कुएं! पानी का कितना बढ़िया इंतजाम था। अब जरा उस ऊंचे वाले हिस्से दुर्ग पर वापस चलते हैं। वहां क्या खास इमारतें थीं? दुर्ग पर कुछ ऐसी बड़ी संरचनाएं मिली हैं जो शायद खास सार्वजनिक कामों के लिए इस्तेमाल होती होंगी। एक तो है अन्नागार, या जिसे अंग्रेजी में वेयरहाउस कहते हैं। गोदाम जैसा? हाँ, एक बहुत बड़ा ढांचा था। उसका निचला हिस्सा ईंटों का बना हुआ मिला है, लेकिन ऊपरी हिस्सा शायद लकड़ी का रहा होगा, जो समय के साथ खत्म हो गया। और दूसरा? दूसरी सबसे मशहूर चीज है विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ। हाँ, इसका नाम तो सुना है। ये क्या था? ये एक बड़े आंगन के बीच में बना एक आयताकार टैंक या हौज था। चारों तरफ गलियारा था। टैंक में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थीं। क्या ये वाटरप्रूफ था? हाँ, इसे जलरोधी बनाने के लिए ईंटों को जिप्सम के गारे से जोड़ा गया था। इसके 3 तरफ कमरे बने थे, जिनमें से एक कमरे में एक बड़ा कुआं भी था, शायद टैंक को भरने के लिए। टैंक से पानी निकालने के लिए एक बड़ी नाली भी थी। और इसके पास भी छोटे स्नानागार थे? हाँ, उत्तर की तरफ एक गली के पार एक और इमारत थी, जिसमें 8 छोटे-छोटे बाथरूम थे, 4 एक तरफ, 4 दूसरी तरफ। हर बाथरूम की नाली बाहर गलियारे की नाली से जुड़ी थी। तो इस विशाल स्नानागार का मकसद क्या था? क्या ये आम स्विमिंग पूल जैसा था? शायद नहीं। जिस तरह की ये खास बनावट है और ये दुर्ग जैसे खास इलाके में मिला है, जहां और भी महत्वपूर्ण इमारतें थीं, तो ज़्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या पवित्र स्नान के लिए होता होगा। दिलचस्प। तो ये इतने व्यवस्थित शहर बनाने वाले और शायद धार्मिक लोग खाते क्या थे? इनका खाना पीना कैसा था? पुरातत्वविदों को जले हुए अनाज और बीजों के काफी अवशेष मिले हैं। इनसे पता चलता है कि हड़प्पा वासी
कई तरह के पौधे और जानवरों से मिलने वाले उत्पाद खाते थे। मछली भी उनके भोजन का हिस्सा थी। कौन कौन से अनाज मिले हैं? गेहूं, जौ, दालें, चना, तिल, ये सब आम थे। गुजरात की साइड से बाजरा भी मिला है। चावल के दाने थोड़े कम मिले हैं, मतलब शायद चावल उतना आम नहीं था। और जानवरों में? जानवरों की हड्डियों में मवेशी यानी गाय बैल, भेड़ बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां मिली हैं। स्टडीज से लगता है कि ये सब पालतू जानवर थे। जंगली जानवर भी थे? हाँ, जंगली सुअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। और हाँ, मछली और मुर्गे की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो कुल मिलाकर उनका भोजन काफी विविध था। और ये अनाज उगाते कैसे थे? खेती की तकनीक क्या थी? देखिए, अनाज मिला है तो खेती तो होती ही थी, पर कैसे होती थी इसके सीधे सबूत मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मोहरों पर और मिट्टी की मूर्तियों में बैल बने मिले हैं। तो मतलब बैल से हल चलाते होंगे? पुरातत्वविद यही अंदाजा लगाते हैं। और तो और चोलिस्तान और बनावली, हरियाणा जैसी जगहों से हल के मिट्टी के खिलौना मॉडल भी मिले हैं। खिलौना हल? हाँ, और सबसे मजबूत सबूत मिला है कालीबंगन, राजस्थान में। वहाँ हड़प्पा काल के शुरुआती दौर का एक जुता हुआ खेत मिला है। पूरा खेत? जी हाँ, और उसमें हल से बनी लकीरें एक दूसरे को समकोण पर काट रही थीं। 2 सेट थे लकीरों के। इससे पता चलता है कि वो एक ही खेत में एक साथ 2 अलग-अलग फसलें उगाते थे। मल्टी क्रॉपिंग, कमाल है। लेकिन ये इलाके तो ज्यादातर कम बारिश वाले हैं, सिंचाई का क्या? हाँ बिल्कुल, ज्यादातर हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड इलाकों में है, तो खेती के लिए सिंचाई की जरूरत तो पड़ी ही होगी। नहरें वगैरह मिली हैं? अफगानिस्तान में एक जगह है शौर्तुगई, वहाँ नहरों के निशान मिले हैं, पर पंजाब या सिंध में ऐसे साफ सबूत नहीं मिले। हो सकता है पुरानी नहरें वक्त के साथ गाद से पट गई हों, या शायद कोई और तरीका हो। ये भी हो सकता है कि सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकाला जाता हो। कुएं तो बहुत थे जैसा हमने देखा। और धौलावीरा गुजरात में बड़े बड़े तालाब या जलाशय मिले हैं। हो सकता है उनका पानी खेती के लिए जमा किया जाता हो। अच्छा, खेती के अलावा क्या ये लोग कुछ बनाते भी थे, मतलब हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह? अरे हाँ, बहुत कुशल कारीगर थे। एक जगह है चन्हूदड़ो, वो तो लगभग पूरी तरह से शिल्प यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ही जानी जाती है। वहाँ क्या क्या बनता था? मनके बनाना, शंख काटना, धातु का काम, मोहरे बनाना, वजन के बाट बनाना, ये सब होता था। मनके किस किस चीज के बनते थे? बहुत सारी चीजों के। कार्नीलिन नाम का एक सुंदर लाल पत्थर होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स और वो नरम पत्थर स्टीएटाइट, फिर तांबा, कांसा, सोना जैसी धातुएं और शंख, फायोन्स। फायोन्स, ये क्या होता है? ये एक तरह का आर्टिफिशियल मटेरियल था। रेत या सिलिका को पीसकर उसमें रंग और गोंद मिलाकर फिर उसे पकाते थे। इससे छोटे बर्तन या गहने बनते थे। इन्हें बनाना शायद मुश्किल था, इसलिए ये कीमती माने जाते होंगे। और हाँ, पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा के भी मनके होते थे। इतने तरह के मटेरियल और आकार? आकार भी बहुत तरह के थे। डिस्क जैसे चपटे, बेलनाकार, गोल, ढोलक जैसे टुकड़ों में जुड़े हुए। कुछ पर कटाई करके या रंग करके डिजाइन बनाते थे, कुछ पर नक्काशी भी होती थी। इनको बनाने की तकनीकें भी तो अलग अलग होंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे स्टीएटाइट बहुत नरम पत्थर है, उस पर काम करना आसान था। कुछ मनके तो स्टीएटाइट के पाउडर से बने पेस्ट को सांचे में ढालकर बनाए जाते थे। और कार्निलियन का लाल रंग कैसे आता था? वो पीले रंग के कच्चे पत्थर और तैयार मनकों को अलग अलग स्टेज पर आग में पकाकर हासिल किया जाता था। पहले पत्थर के टुकड़ों को मोटा मोटा आकार देते थे, फिर बारीकी से घिसाई, पॉलिशिंग और सबसे मुश्किल काम उनमें छेद करना। छेद करना मुश्किल क्यों? क्योंकि ये पत्थर काफी सख्त होते थे। इसके लिए खास तरह के ड्रिल यानी बरमे इस्तेमाल होते थे, जो चन्हूदड़ो, लोथल और धोलावीरा में मिले हैं। और शंख का काम कहाँ होता था? शंख तो समुद्र के किनारे मिलेगा, तो नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियां जो तट के पास थीं, वो शंख की चीजें बनाने के बड़े केंद्र थे, जैसे चूड़ियां, करछुल, जड़ाई का सामान। और फिर ये सब सामान बड़े शहरों में जाता होगा? लगता तो यही है। चन्हूदड़ो और लोथल जैसे केंद्रों से तैयार माल, जैसे मनके, फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों में ले जाए जाते होंगे। पुरातत्वविद ये कैसे पता लगाते हैं कि किस जगह पर क्या बनता था? वो देखते हैं कि वहाँ क्या मिल रहा है। कच्चा माल जैसे पत्थर के टुकड़े, पूरे शंख, तांबे का अयस्क, फिर औजार, अधूरी बनी चीजें
और सबसे जरूरी रद्दी माल और कचरा। कचरा। हाँ, कचरा या वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट वर्क का सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। अगर कहीं किसी चीज को बनाने के बाद बचा हुआ रद्दी माल बहुत मात्रा में मिले तो साफ है कि वहां वो चीज बनती थी। अच्छा, तो ये सारा कच्चा माल आता कहाँ से था? सब कुछ तो लोकल नहीं मिलता होगा। सही कहा। मिट्टी तो स्थानीय थी, पर पत्थर, लकड़ी, धातु जैसी कई चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती थीं। कैसे लाते थे? हमें बैलगाड़ियों के मिट्टी के खिलौना मॉडल मिले हैं। इससे लगता है कि जमीन के रास्ते माल ढुलाई के लिए बैलगाड़ी एक जरूरी साधन थी। इसके अलावा सिंधु और उसके सहायक नदियों के रास्ते और समुद्री रास्तों का भी इस्तेमाल होता होगा। क्या बस्तियां भी इसी हिसाब से बसाई जाती थीं कि कच्चा माल आसानी से मिल जाए? बिल्कुल, ऐसा लगता है। जैसे हमने बात की, नागेश्वर और बालाकोट वहां थे जहां शंख मिलता था। एक और उदाहरण है शोरतुघई, जो दूर अफगानिस्तान में है। वो लाजवर्द मणि यानी लैपिस लजूली के सबसे अच्छे स्रोत के पास बसाया गया था। ये एक नीला पत्थर था जो बहुत कीमती माना जाता था। और लोथल, वो भी तो एक महत्वपूर्ण जगह थी। हाँ, लोथल गुजरात में था। वो कार्नीलियन जो पास के भरूच से मिलता था, स्टीएटाइट जो दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से आता था, और धातु जो राजस्थान से आती थी के स्रोतों के नजदीक था। क्या ये लोग कच्चा माल लाने के लिए दूर दूर तक अभियान भी भेजते थे? शायद, हाँ। एक और तरीका था अभियान भेजना, जैसे राजस्थान के खेतरी इलाके में तांबे के लिए या दक्षिण भारत में सोने के लिए। इन अभियानों से स्थानीय लोगों के साथ संपर्क भी बनता होगा। खेतरी का तांबा तो मशहूर है। हाँ, खेतरी इलाके में एक अलग संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, जिसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहते हैं। वहाँ हड़प्पा से अलग तरह के मिट्टी के बर्तन और तांबे की चीजों का बड़ा भंडार मिला है। ऐसा संभव है कि इस इलाके के लोग हड़प्पा वासियों को तांबा सप्लाई करते थे। और क्या दूसरे देशों से भी व्यापार होता था? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हाल की खोजें बताती हैं कि तांबा शायद ओमान से भी आता था, जो अरब प्रायद्वीप के कोने पर है। ओमान से? कैसे पता चला? केमिकल एनालिसिस से पता चला है कि ओमान के तांबे और हड़प्पा की कलाकृतियों दोनों में निकल धातु के अंश हैं। इससे लगता है कि उनका स्रोत एक ही हो सकता है। और कोई सबूत? हाँ, ओमान की साइट्स पर एक खास तरह का बड़ा हड़प्पाई मर्तबान मिला है, जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ी है। अब ये तो नहीं पता कि इन मर्तबानों में क्या ले जाया जाता था, पर हो सकता है हड़प्पा के लोग इनमें कुछ सामान भेजकर बदले में ओमान से तांबा लेते हो। पुराने मेसोपोटामियाई लेखों में भी शायद कुछ जिक्र है। बिल्कुल, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया, आज का इराक, के लेखों में मगन नाम की जगह से तांबा आने का जिक्र है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मगन शायद ओमान का ही पुराना नाम था। और मजे की बात यह है कि मेसोपोटामिया में मिले तांबे में भी निकल के अंश पाए गए हैं। तो मतलब ओमान, मेसोपोटामिया, हड़प्पा एक पूरा ट्रेड नेटवर्क था। लगता तो है। मेसोपोटामिया के लेखों में और भी जगहों का जिक्र है जिनसे संपर्क था। दिलमून, शायद बहरीन का द्वीप, मगन, ओमान और मेलुहा। ज्यादातर मानते हैं कि मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र के लिए ही इस्तेमाल होता था। मेलुहा से क्या किया जाता था? लेखों में लिखा है कार्नीलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और अलग अलग तरह की लकड़ियां। एक मेसोपोटामियाई मिथक में मेलुहा के बारे में कहा गया है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी पुकार शाही महल में सुनी जाए। कुछ पुरातात्विदों को लगता है कि हाजा पक्षी मोर था। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी? हाँ, मेसोपोटामियाई लेख मेलुहा को नाविकों की भूमि भी कहते हैं। और हमें हड़प्पा की मोहरों पर जहाज़ों और नावों के चित्र भी तो मिलते हैं। तो ये सब लंबी दूरी के समुद्री व्यापार की तरफ इशारा करते हैं। कितने बड़े और विकसित समाज में क्या सब लोग एक जैसे थे, या समाज में कुछ ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद था? ये पता लगाने के लिए पुरातत्वविद मुख्य रूप से दो चीजें देखते हैं। एक तो कब्रें या शवाधान, और दूसरी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें यानी पुरावस्तुएं। कब्रों से कैसे पता चलता है? हड़प्पा स्थलों पर मृतकों को आम तौर पर जमीन में गड्ढा खोदकर दफनाया जाता था। कभी कभी इन गड्ढों को बनाने के तरीके में थोड़ा फर्क दिखता है, जैसे कुछ गड्ढों की दीवारों पर ईंटें लगा दी जाती थीं। अब क्या ये फर्क सामाजिक अंतर दिखाता है, ये कहना मुश्किल है। क्या कब्रों में कुछ सामान भी रखते थे? हाँ,
कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और गहने मिले हैं। शायद वो मानते थे कि मरने के बाद भी इन चीजों का इस्तेमाल हो सकता है। गहने पुरुषों और महिलाओं दोनों की कब्रों से मिले हैं। कोई खास उदाहरण? जैसे हड़प्पा के कब्रिस्तान में एक पुरुष की खोपड़ी के पास से 3 शंख के छल्ले, एक जैस्पर पत्थर का मनका और सैकड़ों छोटे छोटे मनकों से बना एक गहना मिला है। कुछ कब्रों में तांबे के आईने भी मिले हैं। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि हड़प्पावासी मृतकों के साथ बहुत ज्यादा कीमती चीजें दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। मिस्र के पिरामिडों जैसा कुछ नहीं मिला यहाँ। अच्छा, और रोजमर्रा की चीजों से सामाजिक भिन्नता का अंदाजा कैसे लगता है? पुरातत्ववेद चीजों को मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो उपयोगी वस्तुएं और दूसरी विलासिता की वस्तुएं। उपयोगी मतलब रोज के काम आने वाली चीजें, जो आम तौर पर पत्थर या मिट्टी जैसी आसानी से मिलने वाली चीजों से बनी होती थीं और ज्यादातर हर घर में मिल जाती हैं, जैसे पत्थर की चक्कियां, मिट्टी के बर्तन, सुइयां वगैरह। और विलासिता की वस्तुएं? उन्हें विलासिता की वस्तु माना जाता है जो या तो दुर्लभ हो या महंगी हो या बाहर से लाई गई सामग्री से बनी हो या जिन्हें बनाने की तकनीक बहुत जटिल हो। जैसे हमने पहले बात की थी वो फायोन्स के छोटे बर्तन, उन्हें बनाना मुश्किल था तो वो शायद कीमती माने जाते थे। तो क्या ये कीमती चीजें सब जगह मिलती थी? नहीं, यही तो बात है। जो चीजें दुर्लभ और कीमती सामग्री से बनी होती थीं, वो आमतौर पर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में ही ज्यादा मिलती हैं। छोटी बस्तियों में बहुत कम पाई जाती हैं। जैसे वो फायोन्स के बर्तन? हाँ, वो छोटे बर्तन जो शायद इत्र वगैरह रखने के काम आते होंगे, वो ज्यादातर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ही मिले हैं। कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से एक भी नहीं मिला। सोना भी बहुत कम मिला और वो भी शायद बहुत कीमती था, आज की तरह ही। हड़प्पा स्थलों पर जो भी सोने के गहने मिले वो जमीन में छुपाकर रखे गए खजानों से ही बरामद हुए। तो इन सब से क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि समाज में शायद पूरी तरह समानता नहीं थी। कुछ लोग ज्यादा संपन्न थे जिनके पास ये दुर्लभ और कीमती चीजें थीं, खासकर बड़े शहरों में। इतने बड़े पैमाने पर संगठन, शहर बनाना, ईंटों का साइज एक रखना, इतना बड़ा व्यापार चलाना, इन सब के पीछे कौन था? कोई राजा, कोई सरकार? ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े सवालों में से एक है। पुरातात्विक सबूत हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते। कोई महल या राज सिंहासन जैसी चीज मिली है? मोहनजोदाड़ो में एक बड़ी इमारत मिली है जिसे पुरातत्वविदों ने महल का नाम तो दिया, पर उसके साथ कोई ऐसी खास चीज नहीं मिली जिससे लगे कि ये किसी राजा का निवास था। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा, प्रीस्ट किंग का लेबल दिया गया है। हाँ, वो दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति। जी हाँ, ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय के पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और उन्हें यहाँ कुछ समानता दिखी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक रीतियों को हम अभी ठीक से समझ नहीं पाए हैं और न ही ये जानने का कोई तरीका है कि जो लोग ये रीतियां करवाते थे उनके पास राजनीतिक शक्ति भी थी या नहीं। तो फिर क्या संभावनाएं हो सकती हैं? कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा समाज में कोई शासक था ही नहीं, सब बराबर थे। दूसरे मानते हैं कि कोई एक शासक नहीं था बल्कि कई थे, मोहनजोदाड़ो का अलग, हड़प्पा का अलग वगैरह। और कुछ लोग मानते हैं कि एक ही राज्य था। हाँ, कुछ विद्वान ये तर्क देते हैं कि ये एक ही राज्य था। वो इसके लिए सबूत देते हैं कि हर जगह एक जैसी चीजें मिली हैं, शहर योजनाबद्ध तरीके से बसे हैं, ईंटों का साइज मानक है, कच्चे माल के स्रोतों के पास बस्तियां बसाई गई हैं। ये सब किसी केंद्रीय व्यवस्था की ओर इशारा करता है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था भी हो सकती है? ये भी एक संभावना जताई गई है, पर सच तो ये है कि बिना लिखित प्रमाण के ये कहना बहुत मुश्किल है कि शासन कौन और कैसे चलाता था। ये अभी भी बहस का विषय है। और फिर इतनी उन्नत और फैली हुई सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये भी एक बड़ा रहस्य है। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबूत बताते हैं कि लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे कई इलाकों में जो परिपक्व हड़प्पा स्थल थे उन्हें छोड़ दिया गया था। लोग वहां से चले गए। कहाँ गए? ऐसा लगता है कि आबादी गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे नए इलाकों में जाकर बसने लगी। वहां नई बस्तियां बनने लगी और जो हड़प्पा स्थल 1900 ईसा पूर्व के बाद भी आबाद रहे, वहां की चीजों में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। वो खास हड़प्पाई चीजें जैसे मानक बाट, मोहरें, वो विशेष डिजाइन वाले मनके, वो सब गायब होने लगे।
लिपि का क्या हुआ? लिपि का इस्तेमाल बंद हो गया, लंबी दूरी का व्यापार लगभग खत्म हो गया, शिल्प यानी कारीगरी में भी गिरावट आई। कम चीजें बनने लगी और उनके लिए कम मटेरियल इस्तेमाल होने लगा। घर बनाने की तकनीक भी पहले जैसी नहीं रही, बड़ी सार्वजनिक इमारतें बननी बंद हो गईं। तो मतलब शहरी जीवन खत्म हो गया? हाँ, कुल मिलाकर जो सबूत मिलते हैं वो एक शहरी सभ्यता के पतन और एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौटने का संकेत देते हैं। इसे ही उत्तर हड़प्पा या परवर्ती संस्कृतियां, सक्सेसर कल्चर्स कहा जाता है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? क्या कारण थे इस पतन के? इसके लिए कई अलग अलग कारण बताए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ गया। कुछ कहते हैं जंगलों की बहुत ज्यादा कटाई हो गई, अत्यधिक बाढ़ आई होगी, या नदियां सूख गईं, या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। जमीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करके उसे बंजर बना दिया गया होगा। क्या इनमें से कोई एक कारण जिम्मेदार था? क्या नहीं कर पाता? इतने बड़े इलाके में फैली सभ्यता का अंत किसी एक कारण से होना मुश्किल लगता है। तो फिर ज्यादा संभावना क्या लगती है? ज्यादा संभावना इस बात की लगती है कि कोई एक मजबूत एकीकृत करने वाला तत्व, शायद वो हड़प्पा राज्य या शासन व्यवस्था, वो खत्म हो गया। इसका क्या सबूत है? इसका सबूत है उन खास चीजों का गायब होना जो पूरी सभ्यता में एक जैसी थीं। मोहरें, लिपि, खास मनके, बर्तन, मानक बाटों की जगह स्थानीय बाटों का इस्तेमाल होने लगा। और सबसे बड़ी बात, शहरों का पतन और उनका खाली हो जाना। ऐसा लगता है जैसे वो केंद्रीय शक्ति बिखर गई जिसने सबको जोड़ रखा था। और इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप को दोबारा बड़े शहरों के विकास के लिए 1000 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। ये तो हुई तथ्यों की बात, लेकिन पुरातत्व में व्याख्याएं भी तो समय के साथ बदलती हैं ना? हाँ, बिल्कुल। पुरातत्व अतीत की एक पहेली को जोड़ने जैसा है। जैसे जैसे नए सुराग मिलते हैं या सोचने का नजरिया बदलता है, पुरानी व्याख्याएं भी बदल सकती हैं। कोई उदाहरण देंगे? जैसे शुरुआत में मोहनजोदड़ो में कुछ कंकाल मिलने पर एक सिद्धांत दिया गया था कि वहां कोई बड़ा नरसंहार हुआ था। मॉर्टिमर व्हीलर जैसे पुरातत्वविद ने इसे ऋग्वेद में इंद्र द्वारा किलों को नष्ट करने के वर्णन से जोड़ने की कोशिश की थी। पर क्या वो सही था? बाद में जॉर्ज डेल्स जैसे पुरातत्वविदों ने इस सिद्धांत को चुनौती दी। उन्होंने दिखाया कि जो कंकाल मिले थे वो सब एक ही समय के नहीं थे और किसी बड़े हमले या युद्ध का कोई निर्णायक सबूत उस जगह पर नहीं मिला था। तो वो नरसंहार वाला सिद्धांत अब ज्यादातर लोग नहीं मानते। और आजकल तो डीएनए जैसी नई तकनीकें भी आ गई हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। हाल ही में राखीगढ़ी, जो अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा शहर है, लगभग 550 हेक्टेयर का, वहां मिले कंकालों से डीएनए निकाला गया है। उससे क्या पता चला? डीएनए विश्लेषण से कुछ बहुत अहम बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि हड़प्पा के लोग इसी क्षेत्र के मूल निवासी थे। उनकी जेनेटिक जड़ें यहीं पर 10,000 ईसा पूर्व तक जाती हैं। मतलब वो बाहर से नहीं आए थे? इस डीएनए सबूत के आधार पर तो ऐसा ही लगता है। और ये भी पता चलता है कि आज के ज्यादातर दक्षिण एशियाई लोगों की आबादी उन्हीं की वंशज है। और जो पारंपरिक आर्य आक्रमण या बड़े पैमाने पर माइग्रेशन का सिद्धांत था, उसका कोई जेनेटिक सबूत इन कंकालों में नहीं मिला है। ये तो इतिहास की समझ को काफी बदल सकता है। बिल्कुल। ये शोध ये भी बताता है कि सीमावर्ती इलाकों या दूर के क्षेत्रों से जो लोग आए भी, वो धीरे धीरे यहीं के समाज में समाहित हो गए, घुल मिल गए। धर्म के बारे में व्याख्या करना शायद सबसे मुश्किल होता होगा। हाँ, धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या करना खासतौर पर चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास कोई लिखित ग्रंथ नहीं है उस समय का। हम सिर्फ मिली हुई चीजों से अंदाजा लगाते हैं। जैसे किन चीजों से? कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें आम नहीं माना जाता, तो उन्हें धार्मिक महत्व कम मान लिया गया। जैसे मिट्टी की बनी कुछ नारी मूर्तियां मिली हैं जिन्होंने बहुत सारे गहने पहने हुए, उन्हें मातृ देवी मान लिया गया। और वो पुरोहित राजा वाली मूर्ति? हाँ, वो भी पत्थर की मूर्तियां जो एक खास मुद्रा में बैठी हैं। फिर वो विशाल स्नानागार और कालीबंगन और लोथल में मिली कुछ संरचनाएं जिन्हें अग्निवेदी कहा गया है। इन सबको भी अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। मोहरों से भी कुछ पता चलता है? मोहरों की जांच करके भी धार्मिक विश्वासों को समझने की कोशिश की गई है। कुछ मोहरों पर ऐसे दृश्य बने हैं जो किसी पूजा पाठ या रस्म जैसे लगते हैं। कुछ पर पेड़ पौधे बने हैं जिनसे लगता है कि शायद प्रकृति की पूजा होती होगी। और वो एक सींग वाला जानवर?
हाँ, वो जिसे एक श्रृंगी या यूनिकॉर्न कहते हैं, वो कई मोहरों पर है। वो शायद कोई पौराणिक या काल्पनिक पशु रहा होगा। और आधे शिव वाली मुहर? हाँ, कुछ मोहरों पर एक आकृति है जो पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठी है और कभी-कभी उसके चारों ओर जानवर भी बने होते हैं। इसे शिव का प्रारंभिक रूप या आद्य शिव, प्रोटो शिवा माना गया है। कुछ शंकुओं के आकार की पत्थर की वस्तुएं मिली हैं जिन्हें लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पर ये सब व्याख्याएं किस आधार पर की गई हैं? ज्यादातर व्याख्याएं इस धारणा पर आधारित हैं कि जो चीजें बाद की हिंदू परंपराओं में मिलती हैं वो शायद पहले भी मौजूद रही होंगी। मतलब हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। क्या ये तरीका सही है? पत्थर की चक्कियों या मिट्टी के बर्तनों के मामले में ये ठीक हो सकता है क्योंकि उनका काम सीधा साधा है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों पर इसे लागू करना थोड़ा अटकलबाजी जैसा हो जाता है। जैसे आद्य शिव के मामले में? हाँ, उदाहरण के लिए जिन मोहरों को आद्य शिव कहा गया है वो ऋग्वेद, जो सबसे पुराना ज्ञात हिंदू ग्रंथ है, में बताए गए देवता रुद्र से मेल नहीं खाती। ऋग्वेद में रुद्र को न तो पशुपति, जानवरों का स्वामी कहा गया है, न ही योगी। तो फिर वो आकृति किसकी है? क्या वो कोई शमन या तांत्रिक जैसा व्यक्ति है, जैसा कुछ विद्वानों ने सुझाया है? ये सवाल अब भी बने हुए हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटे तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने क्या मुख्य बातें जानी? हमने उनकी प्रभावशाली शहर योजना देखी, उनके खानपान और शिल्प कला को समझा, उनके दूर दूर तक फैले व्यापार नेटवर्क की झलक देखी और समाज में मौजूद संभावित भिन्नताओं पर भी बात की। हाँ, और हमने ये भी देखा कि पुरातत्व में व्याख्याएं कैसे विकसित होती हैं, खासकर जब डीएनए शोध जैसी नई तकनीकें सामने आती हैं तो हमारी समझ कैसे बदल सकती है। लेकिन जैसा आपने कहा, बहुत सारे सवाल अब भी बाकी हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। बिल्कुल। वो रहस्यमयी लिपि क्या कहती है, ये जानना सबसे बड़ी चुनौती है। शासक कौन थे और उनकी असली भूमिका क्या थी? विशाल स्नानागार का ठीक ठीक उद्देश्य क्या था? समाज में महिलाओं और पुरुषों की क्या भूमिकाएं थीं? क्या महिलाएं बर्तन बनाती थीं या सिर्फ उन्हें रंगती थीं? और हड़प्पा के लोगों और बाद के वैदिक काल के लोगों के बीच क्या संबंध था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर अभी बहुत शोध होना बाकी है। और जाते जाते एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। राखीगढ़ी से मिले हालिया डीएनए अध्ययनों से ये मजबूत संकेत मिलता है कि हड़प्पावासी यहीं के मूल निवासी थे और उनकी आनुवंशिक विरासत आज भी दक्षिण एशिया की अधिकांश आबादी में मौजूद है। ये खोज, जो पारंपरिक प्रवासन सिद्धांतों से काफ़ी अलग है, इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और हम सबकी जड़ों की हमारी समझ को किस तरह प्रभावित करती है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। हाँ, ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। बिल्कुल। तो अगली बार तक किसी और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए। नमस्कार। नमस्कार।